नमस्कार। आज इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमारा पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है और फैक्ट के साथ में इन सबका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भूगोल को किस प्रकार पढ़ा जाए। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसे हम जितना मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमें वो पढ़ने में समय कम लगेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे, क्योंकि किसी कॉन्सेप्ट को याद करने से अच्छा है वो क्यों है और क्या है। अगर किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन का हम क्या के अंदर आंसर ढूंढ लेते हैं तो इसका मतलब हमने उसकी डीप स्टडी की है और हमें वो जितनी डीप स्टडी करेंगे वो लंबे समय तक याद रहेगा, चाहे उसमें समय अधिक लगे। क्योंकि एक ही जिस चीज़ को समझा नहीं है उसके ऊपर 10 बार टाइम खराब करने से अच्छा है एक बार उसको अच्छा सा समझ के उसको याद करें तो वो आगे वाला टाइम हमेशा हमारा बच जाता है। तो अब बात करते हैं भारत के सामान्य परिचय की। भारत हमारी पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अब गोलार्ध हमारी जो पृथ्वी है उस पर विषुवत रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा खींची गई है 0 डिग्री अक्षांश पे। उसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत उस उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो भारत की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो हो गई भारत के पृथ्वी के सापेक्ष जो स्थिति है। अब भारत एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी स्थिति है एशिया महाद्वीप के अंदर दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण एशियाई देश है। भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। अब इसके बाद में भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। प्रायद्वीप द्वीप स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर जल होता है उसको द्वीप कहा जाता है, और स्थल खंड का वह बड़ा भाग जिसके चारों ओर जल हो जो समुद्री सीमाओं से अलग होता हो उसको महाद्वीप कहा जाता है। और भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है जिस भूभाग के 3 ओर जल हो और एक और स्थल हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और इस तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की स्थिति है, इसमें भारत के एक तरफ स्थल है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। अब बात होती है भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है और उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। उपमहाद्वीप उस भूभाग को कहा जाता है जिस भूभाग में यदि किसी महाद्वीप का एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो उस महाद्वीप से थोड़ी विभिन्नता रखता हो, भौगोलिक या सांस्कृतिक रूप से उस महाद्वीप से अलगाव रखता हो, उसको उपमहाद्वीप का उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है आप देखिए, नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और ऊपर की तरफ जो हिमालय का विस्तार है वो भारत को संपूर्ण एशिया से एक अलग करता है और इसकी जो विविधता है वो भी संपूर्ण एशिया से भारत को अलग करती है, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित हैं ये एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद करने का आसान सा तरीका है, उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन से देश सम्मिलित हैं। एक पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और पांचवा है बांग्लादेश। इसको याद करने का तरीका आप देख लीजिए कि जो देश, अब हमें ऐसा लगता है कि यदि वो देश भारत की सीमा में घुसा हुआ है तो वो देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। जैसे भारत के अंदर पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तो ये भारतीय सीमा के अंदर ऐसा लगता है घुसा हुआ है, तो पाकिस्तान भारत के उपमहाद्वीप में शामिल है। इसी प्रकार नेपाल भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर शामिल लगता है क्योंकि भी घुसा हुआ लगता है अंदर। भूटान भी ऐसा लगता है 3 और भारत से घिरा हुआ है तो ये उपमहाद्वीप में शामिल है। और बांग्लादेश जो है वो भी भारत के तीनों और भारत से घिरा हुआ है तो इसीलिए बांग्लादेश भी भारतीय उपमहाद्वीप का एक देश है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये जो देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले भारत के अंदर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को
राज्य का दर्जा भंग करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, और लद्दाख के अंदर उपराज्यपाल के पास में कार्यभार होगा। इस प्रकार वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जो स्थिति है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब सवाल आता है कि इनको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है तो 9 होने चाहिए केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ऐसा नहीं है। दमन, दीव और दादर नागर हवेली को दोनों को मिला के एक बना दिया गया है। तो इसीलिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य खत्म हो गया तो 28 राज्य हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य के बारे में। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो है भारत का वो गोवा है। सबसे राज्य बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा। तो एरिया के अंदर बड़ा है राजस्थान, और सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसी प्रकार पॉपुलेशन के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ा है यूपी और सबसे छोटा राज्य होगा सिक्किम। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव और दादर नागर हवेली, इनको एक ही बना दिया गया है। पांडिचेरी, पुडुचेरी जिसका वर्तमान नाम है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से पुडुचेरी जिसका प्राचीन नाम पांडिचेरी था, इस स्थान पर फ्रांसीसियों का शासन था, और पांडिचेरी देश का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं, और 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। पांडिचेरी का एक जो राज्य, एक जिला यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कराईकल जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कराईकल तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और माहे जो है वो केरला के अंदर स्थित है। तो आप ये याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का ऐसा कौन सा भाग है जिसकी विस्तार देश के 3 राज्यों में है। तो पुडुचेरी के 4 जिले हैं, जिनमें से इसका विस्तार 3 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के अंदर है। अब इसके बाद में बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में। इस प्रकार जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा जो ग्लोब के ऊपर उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी अक्षांश जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा, काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उससे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो है विश्व के 18 देशों से गुजरती है, और भारत से ये कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है। ये है गरम, छजा, पत्रिमी। गरम, छजा, पत्रिमी। ग का मतलब है गुजरात, र का अर्थ है राजस्थान, म का मतलब है मध्य प्रदेश, छ का अर्थ है छत्तीसगढ़,
झ का अर्थ है झारखंड, प का अर्थ है पश्चिमी बंगाल, त्रि का अर्थ है त्रिपुरा और मी का अर्थ है मिजोरम। गरम छजा पत्रिमी, तो ये जो कर्क रेखा जो निकलती है तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये विश्व के 18 देशों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गरम छजा पत्रिमी इन राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। यानी भारत का जो अक्षांश से विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से, एक बार मैं यहां लिख लेता हूं उसको, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। ये पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत जो है वो पूरी गोलार्ध में, उत्तर पूरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये तो भारत का अक्षांश से विस्तार हुआ और ये भारत का देशांतरीय विस्तार हुआ। एक बात समझ लेते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर क्या है। अक्षांश जो है वो ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है उसको अक्षांश कहा जाता है और अक्षांश से हमें दूरी का आकलन होता है। इसी प्रकार देशांतर जो है वो ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं खींची जाती है उनको देशांतर कहा जाता है और देशांतर से हमें समय का ज्ञान होता है। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक होगा अक्षांश देशांतर, उनके अंदर डीप स्टडी करेंगे कि किस प्रकार अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है और किस प्रकार समय की गणना की जाती है। तो अभी हमें यह जानना है कि भारत के अक्षांश से विस्तार इतना है और देशांतरीय विस्तार इतना है। जो भारत का अंतिम बिंदु हुआ वहां से अक्षांश शुरू होकर ऊपरी बिंदु तक यह अक्षांश से विस्तार है और यह भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। अब इसके बाद इसी के अंदर बात कर लेते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो भारत की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है भारत की, वो है 3214 किलोमीटर। और इसी प्रकार भारत के जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार जो भारत का एरिया हो जाता है वो हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का यह क्षेत्रफल विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है। यानी ये विश्व का 2.4% भाग रखता है। अब विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो है 7वां स्थान। 7वां स्थान है। तो इसके पहले कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला नंबर आता है रूस का, उसके बाद में आता है कनाडा का, उसके बाद में चाइना का, उसके बाद में यूएसए का, फिर ब्राजील का, ऑस्ट्रेलिया का और फिर भारत का नंबर आता है। तो भारत का इस विश्व के 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब बात करते हैं भारत का जनसंख्या की। भारत की जनसंख्या जो है 2011 की गणना के अनुसार 121 करोड़ भारत की पॉपुलेशन है और इसके अनुसार भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। जनसंख्या नियंत्रण न होने से भारत शीघ्र इसमें प्रथम पायदान पर आ जाएगा और भारत की जनसंख्या 121 करोड़ विश्व के अंदर इसका दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर है चाइना। अगर सिर्फ 5 देशों की बात की जाए तो ये है चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राजील। ये 5 देश हैं। और
अब बात करते हैं विश्व की 17.6% पॉपुलेशन जो है वो भारत के अंदर निवास करती है। विश्व की 17.6% पॉपुलेशन। तो ये तो बात हो गई भारत के अक्षांश विस्तार की, भारत के देशांतरीय विस्तार की, भारत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल के बारे में। इनमें से क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं भारत का मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। हम जब हमारे घड़ी में टाइम सेट करते हैं तो मानक समय भारत का जो है वो भारत का जो मानक समय है वो 82/1/2 जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ये भारत का मानक समय है। और ये मानक समय रेखा जिन राज्यों से होकर निकलती है उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ी, एपी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ी, एपी। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। तो ये तो हो गए भारत के मानक समय की बात। अब बात करते हैं भारत के बिंदुओं के बारे में। उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का उत्तरतम बिंदु जो है उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। इंदिरा कॉल भारत का उत्तरी बिंदु है। इसी प्रकार भारत का जो दक्षिणी बिंदु, अगर भारत के मुख्य भूमि में दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो वो होगा केप कैमोरिन। केप कैमोरिन जो है वो भारत का मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु है। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का भाग है। और इसमें ग्रेट निकोबार के अंदर जो अंतिम बिंदु है उससे कहा जाता है, वो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि में दक्षिणी बिंदु, तो होगा केप कैमोरिन। और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए केवल, तो वो होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है इसका पहले नाम जो है वो पिगमिलियन पॉइंट था। इसका प्राचीन नाम पिगमिलियन पॉइंट था। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। अब इसके बारे में बात करते हैं। भारत का जो पूर्वी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु और भारत के पश्चिम बिंदु के बारे में। भारत का जो पश्चिम बिंदु है वो गौर माता गुजरात में है और ये भारत की पश्चिमी सीमा है। और इसी प्रकार भारत की जो पूर्वी सीमा है वो किबुतु अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, और सबसे पश्चिमी भाग जो है बिंदु जो है गौर माता, और पूरी बिंदु जो है किबुतु अरुणाचल प्रदेश है। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु जो है तो कोलाबा पॉइंट जो है वो मुंबई के अंदर है। अगर आता है कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है तो मुंबई के अंदर स्थित है। इसी प्रकार पॉइंट कालीमेरे जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और पॉइंट पेड्रो जो है वो जाफना प्रायद्वीप के अंदर स्थित है। तो सबसे ऊपर है इंदिरा कॉल, भारत का उत्तरतम बिंदु। उसके बाद मुख्य भूमि में है भारत का केप कैमोरिन, और इसी प्रकार भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पूर्वी किबुतु और गौर माता गुजरात में। तो ये होगी भारत के बिंदुओं की बात। अब बात करते हैं भारत के स्थलीय सीमा के बारे में। और भारत के स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और जल स्थल सीमा कितने कितने देशों से जुड़ती है।
भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ती है। इसे आप याद रखिए कि भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ती है और भारत की जलीय सीमा भी 7 देशों से जुड़ती है। अब अगर पूछा जाए कि कितने देशों से भारत की जलीय और स्थल दोनों सीमाएं जुड़ती हैं, तो वो होगा 3 देश। कितने हैं? 3 देश। 3 देशों से भारत की जल स्थल दोनों सीमाएं जुड़ती है। अगर ये पूछा जाए कितने देशों से केवल जलीय सीमा जुड़ती है, कितने देशों से केवल जलीय सीमा जुड़ती है, केवल जलीय सीमा कितने देशों से जुड़ती है, तो केवल जलीय सीमा जुड़ती है 4 देशों से। ठीक है। अब इसके बारे में, अब पहले हम पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा, तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और ये 7 देशों से जुड़ती है और भारत के 16 राज्य इससे जुड़ते हैं। भारत के 16 राज्य इससे जुड़ते हैं। तो पहले 17 राज्य थे, उसके बाद में इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब भारत के 16 राज्य इससे जुड़ते हैं। कौन? गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, हिमाचल 6, उत्तराखंड 7, सिक्किम 8, अरुणाचल प्रदेश 9, नागालैंड 10, मणिपुर 11, मिजोरम 12, त्रिपुरा 13, मेघालय 14, असम 15 और पश्चिम बंगाल 16। तो कुल 16 राज्य जो है भारत की इस विदेशी सीमा से जुड़ते हैं। अब भारत की जो स्थलीय सीमा है, इनकी लंबाई किन देशों के साथ में कितनी कितनी है, इसकी भी एक ट्रिक है। बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए करने की इच्छा थी, तो बचपन में एमबीए, ये एक ट्रिक है। बांग्लादेश से भारत की सीमा जुड़ती है, सर्वाधिक सीमा 4,098 किलोमीटर। इसी प्रकार चाइना से भारत की सीमा जुड़ती है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान से जुड़ती है 3323 किलोमीटर। कई बुक्स के अंदर 3310 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। नेपाल से जुड़ती है 1752 किलोमीटर। म्यांमार से जुड़ती है 1643 किलोमीटर और भूटान से जुड़ती है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से जुड़ती है इसकी सीमा 106 किलोमीटर। अब इसके बारे में मैं इस स्क्रीन के दाईं तरफ ये लिख लेता हूं, किसकी सीमाएं कौन कौन बनाता है। सीमाओं का जो निर्धारण होता है वो कौन कौन करता है। बांग्लादेश के साथ में जो सीमा का निर्धारण करता है वो करता है जीरो लाइन। जीरो लाइन से भारत बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण होता है। इसी प्रकार चाइना के साथ में सीमा का निर्धारण करता है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा। पाकिस्तान के साथ में सीमा का निर्धारण करता है रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ रेखा। अब नेपाल के साथ में हिमालय की पहाड़ियां, हिमालय। भूटान के साथ भी करता है हिमालय। म्यांमार के साथ करता है पटकाई हिल्स या अराकायनोमा श्रेणी जो है वो इसका विभाजन करती है। और अफगानिस्तान के साथ में करती है डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। तो ये स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, इनमें से इन देशों के साथ में अलग अलग स्थलीय सीमा जो लगती है। बांग्लादेश के साथ में जीरो लाइन से स्थलीय सीमा का निर्धारण होता है और चाइना के साथ में मैक-मोहन रेखा से, पाकिस्तान के साथ में रेडक्लिफ लाइन से, हिमालय के साथ, नेपाल के साथ में हिमालय से,
म्यांमार के साथ में पटकाई हिल्स से होता है और भूटान के साथ हिमालय की पहाड़ियां करती है, अफगानिस्तान के साथ में डुरंड रेखा जो है करती है। अब इसके बाद में प्रत्येक देश से लगने वाले कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं और कितनी कितनी सीमाएं जुड़ती है, कौन सा मुख्यालय सबसे नजदीक है, कौन सा मुख्यालय सबसे दूर पड़ता है और कौन सा राज्य सबसे बड़ा होता है और छोटा होता है वो जुड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के साथ में कुल 3323 किलोमीटर की रेखा जुड़ती है। ये रेखा 1947 में एक अध्यारोपित रेखा है, ये रेडक्लिफ के द्वारा, ये एक अध्यारोपित रेखा है जो कि रेडक्लिफ के द्वारा। अब ये रेखा जो है वो कहां से कहां तक है, तो देखिए ये जो रेखा है वो यहां से लेके यहां तक लगती है। तो ये पाकिस्तान के साथ में ये जो रेखा लगती है, ये रेखा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगती है। तो अब इन रेखा में सबसे अधिक रेखा, आप केवल मैप देख लीजिए, मैप से आपको पूरी तरह याद हो जाएगा किसके साथ में कितनी रेखा लगती है। तो पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक रेखा लगती है वो लगती है राजस्थान की और सबसे कम लगती है गुजरात की। तो सर्वाधिक रेखा, तो पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, राजस्थान की, और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, गुजरात की। अब इसके बाद है पाकिस्तान से जो राज्यों की सीमा जुड़ रही है उसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य पंजाब है। तो सबसे बड़ा राज्य पाकिस्तान से जुड़ने वाला वो भी राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य वो भी पंजाब है। अब इसके बाद में पाकिस्तान से जुड़ने वाले राज्यों के राजधानी मुख्यालय सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर दो चीफ कमिश्नर स्टेट बन चुके हैं। तो अब जो है इनमें से बात करें, राजस्थान जो है उसका जयपुर जो है वो सबसे दूर स्थित राजधानी मुख्यालय आप देख सकते हैं और सबसे नजदीक स्थित राजधानी मुख्यालय है चंडीगढ़। तो सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय, सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय तो होगा चंडीगढ़ और सबसे दूर राजधानी मुख्यालय पूछा जाए तो होगा जयपुर। तो ये तो पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से 1947 के अंदर रेडक्लिफ रेखा जो है सीमा का निर्धारण करती है, एक अध्यारोपित रेखा है। सबसे अधिक सीमा राजस्थान के साथ में, सबसे कम सीमा गुजरात के साथ में जुड़ती है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य जुड़ने वाला भी गुजरात है। इसके अतिरिक्त सबसे नजदीक मुख्यालय राजधानी मुख्यालय जो है चंडीगढ़, सबसे दूर राजधानी मुख्यालय जो है वो जयपुर है। तो ये 3323 किलोमीटर ये पाकिस्तान के साथ में सीमा का निर्धारण हो गया। अब पाकिस्तान के साथ में देखिए गौर से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते हैं। 3 राज्य राजस्थान, पंजाब, गुजरात और 2 चीफ कमिश्नर स्टेट जो है जुड़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं चीन के साथ में। चीन के साथ में कुल 3488 किलोमीटर की सीमा बनती है। 3488 किलोमीटर की सीमा जो कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। चीन किन किन राज्यों के साथ में सीमा बनाता है तो आप मैप से आराम से देख सकते हैं। चीन जो है वो लद्दाख के साथ में देख सकते हैं आप, लद्दाख। उसके बाद में आता है अपने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, फिर आता है उत्तराखंड के बाद में आता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों के साथ में चीन सीमा बनाता है।
अब चीन की सीमा किस राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है और किस राज्य के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है? तो चीन की सीमा देखिए, चीन की सर्वाधिक सीमा जो चीन की होती है वो होती है लद्दाख के साथ में, लद्दाख के साथ में, और उसके बाद होती है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। अगर यह पूछा जाए कि चीन के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है तो बनाएगा लद्दाख, और सर्वाधिक सीमा बनाया जाने वाला राज्य कौन सा है तो होगा अरुणाचल प्रदेश। और चीन के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है सिक्किम। अब इसके पश्चात हो गया चीन के से जुड़ने वाला सबसे राज्य बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य होगा, सबसे बड़ा राज्य तो होगा अरुणाचल प्रदेश, मैप से स्पष्ट है। और सबसे छोटा राज्य जो है वो होगा सिक्किम। अब इसी प्रकार चीन के पास में स्थित राज्यों के मुख्यालय, कौन सा मुख्यालय सबसे नजदीक है? तो आप देख सकते हैं ये चाइना है, चाइना से ये जो भाग है, ये सिक्किम का गंगटोक जो है वो सबसे नजदीक है, और ईटानगर जो है वो सबसे दूर है। तो सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय जो है वो गंगटोक है, और सबसे दूर स्थित मुख्यालय है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर। तो सबसे नजदीक मुख्यालय और सबसे दूर स्थित मुख्यालय। अब इसके बाद में बात करते हैं चीन के बाद में नेपाल की। अफगानिस्तान के साथ में भारत 106 किलोमीटर की रेखा की सीमा बनाता है, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ में 1896 में 2560 किलोमीटर की डुरंड रेखा जो है वो खींची गई थी, जिस समय भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है, इसलिए शेष रेखा जो है वो पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान बनाता है, भारत के साथ में केवल 106 किलोमीटर की रेखा बनाता है। और ये रेखा लद्दाख से जुड़ती है, केवल लद्दाख से ही जुड़ती है, लद्दाख से जुड़ती है। डुरंड रेखा का निर्धारण जो है वो 1896 के अंदर हुआ था। 2560 किलोमीटर की रेखा जो है वो उस समय के भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ में उसकी रेखा ज्यादा है और भारत के लद्दाख के साथ में उसकी सीमा जुड़ती है 106 किलोमीटर की। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल के साथ में देखिए, नेपाल की सीमा कितनी बनती है? 1752 किलोमीटर की, ये तो सीमा हो गई। अब सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो करता है हिमालय की पहाड़ियां। हिमालय की पहाड़ियां सीमा का निर्धारण करती है नेपाल के साथ में। अब नेपाल से जुड़ने वाला, नेपाल की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? तो देखिए, नेपाल की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? आप मैप देखिए, मैं नेपाल की, ये नेपाल है, तो नेपाल की सर्वाधिक सीमा किससे जुड़ रही है? यूपी से जुड़ रही है, तो सर्वाधिक सीमा जुड़ती है उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम सीमा, नेपाल से सबसे कम सीमा किसकी जुड़ती है? तो जुड़ती है पश्चिमी बंगाल की। अब नेपाल से सर्वाधिक सीमा जुड़ती है यूपी की और सबसे कम सीमा जुड़ती है पश्चिम बंगाल की। ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का विस्तार इस प्रकार है, हाल ही में चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे चुनाव है, तो ये पश्चिम बंगाल का भाग है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से सबसे कम जुड़ती है। अब नेपाल के पास स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य होगा यूपी। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आप देख सकते हैं, मैप से स्पष्ट है कि सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है इसके पास में। तो नेपाल किन किन
राज्यों से जुड़ता है, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार, बंगाल और सिक्किम, कुल 5 राज्य नेपाल से जुड़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। सबसे पहले आप भारत का मैप बनाना सीख लीजिए। अगर आपने भारत का मैप स्वयं बनाना सीख लिया है तो उसके बाद में आपको न केवल भारत का भौगोलिक स्वरूप, चाहे भारत की नदियां हो, भारत के हाईवेज हो, वो सब आपको आसानी से याद रहेंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं अगला जो देश है भूटान। नेपाल के आगे भूटान जो है वो भी भारतीय उपमहाद्वीप का देश है। भूटान भी भारतीय उपमहाद्वीप का एक देश है और भूटान से भारत की 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान की राजधानी का नाम क्या है? थिम्पू। और भूटान जो है उसमें कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? सिक्किम बनाता है, ये देखिए सिक्किम बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, असम बनाता है और अरुणाचल प्रदेश बनाता है। तो सीमा बनाते हैं सिक्किम बनाता है, पश्चिमी बंगाल बनाता है, असम बनाता है और अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है। इसको मैंने एपी लिखा है। अब सर्वाधिक, वही बात, सर्वाधिक सीमा किसकी है? सर्वाधिक सीमा और सबसे कम सीमा। सबसे कम सीमा, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय, और सबसे दूर राजधानी मुख्यालय। तो सर्वाधिक सीमा भूटान के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो भूटान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है असम। आप मैं देखिए भूटान के साथ में ये सबसे अधिक सीमा जो है ये भूटान है। तो भूटान के साथ में सबसे अधिक सीमा किसकी है? वो असम की है। और भूटान के साथ में सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो भूटान के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है सिक्किम। अब भूटान के पास स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो देखिए पश्चिम बंगाल होगा। भूटान के पास में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो पश्चिम बंगाल होगा। और भूटान के पास स्थित सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? तो भूटान के पास में सबसे छोटा राज्य होगा सिक्किम। अब भूटान के पास में सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय कौन सा है, दूर स्थित कौन सा है? तो देखिए सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय कौन सा होगा? तो गंगटोक होगा। और सबसे दूर स्थित होगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता। तो सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय होगा गंगटोक और सबसे दूर स्थित मुख्यालय होगा कोलकाता। हम नेपाल के नजदीक स्थित मुख्यालय और दूर स्थित मुख्यालय की शायद बात नहीं की थी। तो नेपाल का नजदीक स्थित मुख्यालय जो होगा वो भी यह गंगटोक होगा और दूर स्थित मुख्यालय नेपाल का जो होगा वो होगा कलकत्ता। मैप से स्पष्ट है, ये इतना नजदीक है और इतना दूर है, तो दूर स्थित मुख्यालय कलकत्ता होगा। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं म्यांमार से जुड़ने वाले स्थलीय सीमा की। म्यांमार जो है इसका प्राचीन नाम बर्मा था। म्यांमार जो है इसके साथ में 1643 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है और इस सीमा का निर्धारण करता है अराकायनोमा की पहाड़ियां, अराकायनोमा हिल्स। इसमें पटकाई हिल्स जो है वो भी है अहम है। अब इसके बाद में 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य बनाते हैं? तो आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, जैसे ये मैप है इसका, तो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल बनाता है एक। तो
उसके बाद बनाता है नागालैंड, बनाता है मणिपुर, मेघालय। ये मणिपुर, मिजोरम, सॉरी मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 जो राज्य है वो इसके साथ में सीमा बनाते हैं। तो 1645 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा और सबसे कम सीमा, इसी प्रकार सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे नजदीक मुख्यालय, राजधानी मुख्यालय, और सबसे दूर मुख्यालय। तो सर्वाधिक सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, मैप से स्पष्ट है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा बनाता है नागालैंड। अब सबसे बड़ा राज्य भी अरुणाचल ही है, यहां पे अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, और सबसे छोटा राज्य है नागालैंड। अब सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय है मणिपुर, मिजोरम, आइजोल। आइजोल जो है वो सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय है। राजधानी मुख्यालय सबसे दूर स्थित राजधानी मुख्यालय है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर। तो ये हो गई म्यांमार की बात। अब इसके बाद बात करते हैं भारत के प्रयासों से ही बना एक महत्वपूर्ण देश बांग्लादेश, जो 3 और भारत से घिरा हुआ है और नीचे की तरफ इसमें बंगाल की खाड़ी है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है इसके साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है और सीमा का निर्धारण करती है जीरो लाइन। क्या करती है? जीरो लाइन। अब भारत इनके साथ जो सीमा बनाता है इसमें सबसे जो भी फैक्ट है वो हम क्लियर करते हैं। तो पहले कौन कौन से इससे जुड़ते हैं, तो देखिए त्रिपुरा के बाद में मेघालय, असम, तो बांग्लादेश, बंगाल के बाद में असम के बाद मेघालय, बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये बांग्लादेश के साथ में जुड़ने वाले राज्य हैं। अब सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा और सबसे कम सीमा, सर्वाधिक, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय, और सबसे दूर राजधानी मुख्यालय। तो सर्वाधिक सीमा लगती है पश्चिमी बंगाल की, सर्वाधिक सीमा लगती है पश्चिमी बंगाल की। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है और सबसे कम सीमा लगती है त्रिपुरा की। सबसे कम सीमा लगती है असम की। सर्वाधिक सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की और सबसे कम सीमा इससे लगती है असम की। असम की सीमा सबसे कम लगती है। असम की सीमा 2 बार जुड़ती है। कितनी बार जुड़ती है? 2 बार, एक मेघालय से पहले और एक मेघालय के बाद में। सबसे बड़ा राज्य भी पश्चिमी बंगाल है और सबसे छोटा राज्य यहां पे है त्रिपुरा। अब सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला,
अगरतला सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय है और सबसे दूर स्थित मुख्यालय असम की राजधानी दिसपुर। तो बांग्लादेश के साथ में कुल 4096 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनती है, जो कि जीरो लाइन के जरिए बनती है। इसमें से त्रिपुरा, असम, मेघालय, बंगाल जुड़ते हैं, पश्चिम बंगाल जुड़ते हैं और सबसे सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल की है, मैप से आप देख सकते हैं। और सबसे कम सीमा जो है वो असम की, जो कि 2 बार जुड़ती है। और सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा, सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है और सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, सबसे दूर स्थित मुख्यालय असम का दिसपुर है। तो भारत के सामान्य परिचय के भाग 1 के अंदर आज इतना ही। अगले वीडियो में भाग 2 के अंदर बात करेंगे भारत के तटीय सीमाओं के बारे में, भारत की प्रादेशिक जल सीमा के बारे में। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।